आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम वैदिक कालीन आर्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा की है। आज हम उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति की चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार और ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का प्रमुख केंद्र सप्त सैंधव प्रदेश था, उसी प्रकार उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का जो केंद्र है वो गंगा यमुना दोआब हो गया। यद्यपि इन्हें विंध्याचल पर्वत के बारे में भी जानकारी थी, रेवा नदी के बारे में भी जानकारी थी, गंडक नदी के बारे में भी जानकारी थी। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार। तो भौगोलिक विस्तार में हम बिंदु डाल लेते हैं उत्तर वैदिक कालीन। उत्तर वैदिक कालीन, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार का हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार। तो इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था? देखिए, एक तो ऋग्वैदिक भौगोलिक विस्तार के ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार था उसके साथ साथ देखिए, उसके साथ साथ गंगा यमुना दोआब गंडक नदी का क्षेत्र, विंध्याचल पर्वत तथा रेवा नदी। तो यहाँ उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को रेवा नदी के बारे में भी जानकारी थी, जिसे नर्मदा कहा जाता है। रेवा नदी अर्थात नर्मदा नदी। तो इनका जो भौगोलिक विस्तार है, यानी उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार गंगा यमुना दोआब गंडक नदी का क्षेत्र, विंध्याचल पर्वत तथा रेवा नदी का क्षेत्र, जो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य बहती है। इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था उसके बारे में देखिए। उत्तर में इनका विस्तार हिमालय पर्वत, उत्तर में इनका विस्तार कहाँ तक है? हिमालय पर्वत। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक, पूर्व में सदा नीरा यानी गंडक नदी, और पश्चिम में इनका विस्तार है अफगानिस्तान। इसकी चर्चा हमने ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक विस्तार में भी की थी। पश्चिम में विस्तार कहाँ तक है? अफगानिस्तान। तो उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पूर्व में सदानीरा गंडक नदी और पश्चिम में अफगानिस्तान। दोस्तों, इस काल में उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी, इसीलिए कुल्हाड़ियों के माध्यम से घने जंगलों को साफ किया गया, आग जलाकर जंगलों को साफ किया गया और अपने क्षेत्र का विस्तार किया गया। तो इस समय राजाओं ने क्षेत्र का विस्तार किया। इस समय राजाओं ने क्षेत्र का विस्तार किया,
यद्यपि इसके बारे में हम जो राजनीतिक स्थिति है वहाँ डिटेल से अध्ययन करेंगे। लोहे की खोज हो जाने से कुल्हाड़ी का निर्माण हुआ। कुल्हाड़ी का निर्माण हुआ। इसी प्रकार जंगलों को साफ किया गया। जो घने जंगल थे उन्हें साफ कर कृषि योग्य भूमि में बदला गया। इसी प्रकार आग से जलाकर जंगलों को साफ किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजाओं ने क्षेत्र का विस्तार किया था। इस काल में राजाओं के द्वारा अपने क्षेत्र का विस्तार किया गया, क्योंकि लोहे की खोज से कुल्हाड़ी का निर्माण हुआ और कुल्हाड़ी के माध्यम से जंगलों को काटा गया। अग्नि के माध्यम से जंगलों को जला करके कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया। एक है सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में इस सतपथ ब्राह्मण में विधेय माधव और गौतम राहुगण के बारे में चर्चा मिलती है। विधेय माधव व गौतम राहुगण की चर्चा मिलती है। देखिए इसके बारे में क्या उल्लेख मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में जो विधेय माधव थे ये अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ सरस्वती नदी तट पर रहते थे। हम साथ साथ नोट करते जाते हैं। ये जो विधेय थे, विधेय माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ सरस्वती नदी तट पर रहते थे। विधेय माधव ने अपने मुंह में वैश्वानर अग्नि को धारण किया था। वैश्वानर अग्नि विधेय ने अपने मुंह में वैश्वानर अग्नि को धारण किया। वैश्वानर अग्नि को धारण किया और धृत का नाम लेते ही वह अग्नि पृथ्वी पर आ गई। तो इन्होंने एक अग्नि को मुंह में धारण किया जिसका नाम था वैश्वानर अग्नि। वैश्वानर अग्नि को धारण करने वाले कौन थे? विधेय माधव। इसका उल्लेख मिलता है हमें सतपथ ब्राह्मण में। तो इन्होंने वैश्वानर अग्नि को मुंह में धारण किया और धृत शब्द का उल्लेख करते, यानी धृत नाम बोलने के पश्चात अग्नि पृथ्वी पर आ गई और यह अग्नि पूर्व की ओर बढ़ी। यह अग्नि, क्योंकि ये सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, तो यहाँ सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, तो अग्नि इस प्रकार पूर्व की ओर बढ़ी। लेकिन अग्नि सदा नीरा अर्थात गंडक को नहीं जला पाई।
अर्थात सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे। यहाँ से ये अग्नि पूर्व की ओर बढ़ी, लेकिन पूर्व में सदा नीरा गंडक नदी को नहीं जला पाई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैदिक कालीन आर्यों का विस्तार सदा नीरा तक हो गया था। वैदिक कालीन आर्यों का विस्तार सदा नीरा तक हो गया था। तो हम लिख सकते हैं वैदिक काल में उत्तर वैदिक, क्योंकि उत्तर वैदिक की चर्चा करते हैं। उत्तर वैदिक आर्यों का विस्तार सदा नीरा तक हो गया था। एक बार पुनः देखिए दोस्तों, हम वैदिक कालीन आर्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज हम बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार। तो ऋग्वैदिक भौगोलिक विस्तार के साथ साथ गंगा यमुना दोआब, गंडक नदी का क्षेत्र, विंध्याचल पर्वत तथा रेवा नदी तक इन्हें जानकारी थी। उत्तर में इनका विस्तार हिमालय पर्वत तक, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक और पूर्व में सदा नीरा गंडक नदी, पश्चिम में अफगानिस्तान। इस समय राजाओं ने क्षेत्र का विस्तार किया, क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे की खोज के माध्यम से या लोहे की खोज के द्वारा कुल्हाड़ी का निर्माण हुआ और जंगलों को साफ किया गया। अग्नि के माध्यम से जंगलों को साफ किया। शतपथ ब्राह्मण में हमें एक कहानी या एक चर्चा मिलती है विधेय माधव व गौतम राहुगण के बारे में। विधेय माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ सरस्वती नदी तट पर निवास करते थे और विधेय माधव ने अपने मुंह में वैश्वानर अग्नि को धारण किया। धृत नाम लेने के पश्चात वह अग्नि पृथ्वी पर आ गई और ये अग्नि पूर्व की ओर बढ़ी, लेकिन अग्नि सदा नीरा को नहीं जला पाई। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का विस्तार सदा नीरा तक हो गया था, अर्थात बिहार तक हो गया था। सदा नीरा बिहार। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को पूर्वी हिमालय के बारे में जानकारी। 2-3 फैक्ट और हैं, ये और देख लीजिए। इन्हें पूर्वी हिमालय के बारे में जानकारी थी और ये लोग कुछ पर्वत चोटियों से भी परिचित थे। पर्वत चोटियाँ, ये लोग कुछ पर्वत चोटियों से परिचित थे। देखिए मैनाक, क्रौंच और तृककूद, कुछ पर्वत चोटियों से भी परिचित थे। मैनाक, क्रौंच और तृककूद, अर्थात इन्हें एक तो पूर्वी हिमालय का ज्ञान था और कुछ पर्वत चोटियों के बारे में जानकारी दी। मैनाक, क्रौंच और तृककूद। इसी प्रकार अथर्ववेद में अंग और मगध की चर्चा की गई है। दोस्तों अथर्ववेद में अंग व मगध की चर्चा की गई है। अथर्ववेद में अंग और मगध की चर्चा की गई है और इन्हें दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। अंग और मगध को अथर्ववेद में दूरस्थ प्रदेश कहा गया और यहाँ के लोगों को व्रत कहा गया। यहाँ के लोगों को व्रत कहा गया। दोस्तों ये था उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं ऋग वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति और उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। इसके पश्चात दोस्तों अब हम
वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन अलग अलग राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति का अध्ययन करते हैं। तो राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और इसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं नंबर 1 ऋग्वैदिक कालीन। ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति। तो यहाँ का जो राजनीतिक संगठन था उसके बारे में बात करें। सबसे छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई कुलीया परिवार थी। कुलीया परिवार, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विष और उसके बाद जन। तो जो राजनीतिक संगठन था उसके बारे में यदि हम बात करें, कुल अथवा परिवार, इसका मुखिया होता था कुलप या कुलपति। सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार, इसका मुखिया कुलप या कुलपति होता था। इसी प्रकार ग्राम, कुल, उसके पश्चात ग्राम, और उसका मुखिया होता था ग्रामणी। कुल अथवा परिवार, मुखिया कुलप या कुलपति, ग्राम, इसका मुखिया ग्रामणी। ऋग्वेद में ग्राम का तेरह बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में ग्राम का कुल कितनी बार उल्लेख हुआ है? 13 बार। और ग्राम कई परिवारों का समूह, अर्थात इसे हम कह सकते हैं 100 जनों का समूह। सौ जनों के समूह को क्या कहा जाता था? ग्राम कहा जाता था। तो सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार, मुखिया कुलप या कुलपति, इसके पश्चात ग्राम, मुखिया ग्रामणी। ऋग्वेद में 13 बार उल्लेख है। कई परिवारों का समूह है, ये कई परिवारों का समूह है, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन आर्य कबीलाई समाज में संगठित थे, कबीलों के रूप में संगठित थे। इसे हम 100 जनों का समूह भी कह सकते हैं। इसके पश्चात ग्राम के पश्चात विष, ग्राम के पश्चात जो इकाई है वो है विष, और इसका मुखिया विषपति। विष का मुखिया विषपति। और विष का ऋग्वेद में 170 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में 170 बार उल्लेख हुआ है। इसके पश्चात विष के पश्चात जो सबसे बड़ी इकाई थी वो थी जन, और इसका मुखिया जनपति अथवा राजा। इसका मुखिया जनपति अथवा राजा। तो ये एक राजनीतिक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक इकाई है। सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विष और उसके बाद जन। अब हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, राजा को नोट, राजा को क्या क्या कहा गया है?
जनस्य गोपा, गोपा, गोपति और विषामपति। राजा को किन किन नामों से संबोधित किया गया है? जनस्य गोपा, गोपा, गोपति और विषामपति, इन नामों से राजा को संबोधित किया गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजा के बारे में। देखिए राजा, देखिए दोस्तों, यहाँ जो राजा होता था ऋग्वैदिक काल में, ये कबीलाई समाज का मुखिया होता था, कबीले का मुखिया होता था। जो राजा होता था ये कबीले का मुखिया होता था। यह कबीलाई मुखिया होता था। किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष का नहीं। ये समझिए आप एक बार, ऋग्वैदिक काल में जो राजा होता था वो कबीले का मुखिया होता था, न कि क्षेत्र विशेष का। क्योंकि अभी हमने भौगोलिक विस्तार में चर्चा की है। उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार की बात करें तो राज्य का विस्तार होगा, क्योंकि जंगलों को साफ किया जाएगा, जंगलों को जलाकर उसे भूमि को कृषि योग्य बनाया जाएगा, तो वहाँ क्षेत्र विस्तार होगा। यहाँ मुख्य रूप से कबीलाई मुखिया होता था, न कि भौगोलिक क्षेत्र विशेष का राजा होता था। इसी प्रकार राजा का मुख्य कर्तव्य कबीले की सुरक्षा करना। तो यहाँ ऋग्वैदिक काल में राजा का जो मुख्य कर्तव्य होता था वो था कबीले की सुरक्षा करना। इसी प्रकार राजा को स्वेच्छा से प्रजा के द्वारा उपहार दिया जाता था, जिसे बलि कहा जाता था। राजा को, यानी कर प्रणाली अभी विकसित नहीं हो पाई है, यहाँ स्वेच्छा से जो उपहार दिया जाता था उसे बलि कहा जाता था। राजा दैवीय सिद्धांत पर कार्य नहीं करता था। राजा स्वेच्छाचारी भी नहीं होते थे। राजा स्वेच्छाचारी नहीं होता था। राजा स्वेच्छाचारी नहीं होता था क्योंकि समिति के द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था। समिति के द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था। अर्थात राजा का जो मुख्य कार्य होगा, मुख्य कर्तव्य होगा, अपने कबीले की रक्षा करना है, गायों की रक्षा करना है। यानी राजा स्वेच्छाचारी नहीं होता था क्योंकि समिति के द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था। वंशानुगत भी नहीं होता था। इनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। इसी प्रकार प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक था। गणतंत्रात्मक, प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक के साथ साथ गणतंत्रात्मक था। तो राजा कबीलाई मुखिया होता था, न कि किसी क्षेत्र विशेष का मुखिया। इसका मुख्य कर्तव्य होता था कबीले की सुरक्षा करना। और राजा को स्वेच्छा से जो उपहार दिया जाता था, यानी इस समय कर प्रणाली का विकास नहीं हो पाया था, उसे बलि कहा जाता था। राजा दैवी सिद्धांत पर कार्य नहीं करता था। राजा स्वेच्छाचारी नहीं होता था। समिति के द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था। और प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक था। इसी प्रकार ऋग्वैदिक काल में कुछ प्राचीन संस्थाएं हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जैसे विदत सभा समिति गण। विदत सभा समिति गण, आइए
इसके बाद हम इन संस्थाओं या समितियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, आर्यों की प्राचीनतम संस्थाएं कौन कौन सी थी और उन संस्थाओं का क्या क्या कार्य था, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आर्यों की प्राचीनतम संस्थाएं, आर्यों की प्राचीनतम संस्थाएं, जैसे नंबर 1 विदत सभा समिति और गण। आर्यों की ये प्राचीन संस्थाएं थी, विदत सभा समिति और गण। ये जो विदत है, इसका ऋग्वेद में उल्लेख 122 बार हुआ है। विदत का ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख हुआ है। सभा, इसका उल्लेख 8 बार हुआ है। समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है और गण का उल्लेख 46 बार हुआ है। तो दोस्तों, ये प्राचीन संस्थाएं हैं ऋग्वैदिक आर्यों की, विदत सभा समिति और गण। विदत का उल्लेख 122 बार हुआ है, सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है, समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है और गण का उल्लेख 46 बार हुआ है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विदत की। विदत के बारे में यही चर्चा कर लेते हैं। विदत यह है आर्यों की प्राचीन संस्था थी। दोस्तों, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। इसी प्रकार अथर्ववेद में इसे परिसंवाद कहा गया। अथर्ववेद में विदत को परिसंवाद कहा गया है। इसी प्रकार एक विद्वान है जिनका नाम है अल्टेकर। विद्वान का नाम क्या है? अल्टेकर ने इसे विद्वानों की परिषद बताया। अल्टेकर ने विदत को विद्वानों की परिषद बताया। इसी प्रकार यह संस्था सामाजिक व धार्मिक निर्णय लेती थी। इसी प्रकार यह उपज का बंटवारा करती थी। उपज का बंटवारा करती थी। तो आपको सामान्य फैक्ट याद रखना है। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था कौन सी है? इन चारों में पूछा जाए तो विदत है और अथर्ववेद में इसे परिसंवाद कहा गया है। अल्टेकर ने इसे विद्वानों की परिषद कहा और ये संस्था सामाजिक व धार्मिक निर्णय लेती थी और उपज का बंटवारा करती थी। इसी प्रकार रामशरण शर्मा ने विदत को आर्यों की
प्राचीनतम संस्था बताया। रामशरण शर्मा ने विदत को आर्यों की प्राचीनतम संस्था बताया और उन्होंने कहा इसमें स्त्री व पुरुष दोनों ही भाग लेते थे। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते थे। इसी प्रकार दोस्तों अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया। इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। एक लाइन याद रखना, नोट। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। तो जो संस्थाएं हैं विदत, सभा, समिति, गण, इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने चर्चा की है विदत की, इसके बाद हम बात करेंगे सभा, उसके बाद समिति, उसके बाद गण। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सभा के बारे में। सभा के बारे में। तो ये जो सभा है इसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 8 बार। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 8 बार। ये उच्च लोगों की सभा थी, उच्च लोगों की एक संस्था थी जिसे कभी भी भंग नहीं किया जाता था। तो ये उच्च लोगों की संस्था थी, उच्च लोगों की संस्था थी। इसे भंग नहीं किया जा सकता था। ये उच्च लोगों की एक संस्था थी जिसे भंग नहीं किया जा सकता था। और अथर्ववेद में इसे नरिष्ठा कहा गया है। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया। अथर्ववेद में इसे नरिष्ठा कहा गया। तो उच्च लोगों की संस्था थी, इसे भंग नहीं किया जा सकता था। अथर्ववेद में इसे नरिष्ठा कहा गया। इसी प्रकार एक विद्वान है जीमर। जीमर ने सभा को ग्राम सभा तथा समिति को केंद्रीय सभा कहा। एक विद्वान है, विद्वान का नाम है जीमर। जीमर ने सभा को ग्राम सभा और समिति को केंद्रीय सभा कहा। इसी प्रकार एक विद्वान है लुडविन। एक विद्वान का नाम है लुडविन। लुडविन ने सभा को उच्च सदन, तो उच्च सदन हम राज्यसभा को बोलते हैं, राज्यसभा, और समिति को निम्न सदन अर्थात लोकसभा का नाम दिया। एक बार पुनः देखिए, विदत जिसका उल्लेख 122 बार हुआ है, जो सबसे प्राचीन संस्था है। सभा उच्च लोगों की संस्था थी, इसे भंग नहीं किया जा सकता था। अथर्ववेद में इसे नरिष्ठा कहा गया है। अथर्ववेद में इसे नरिष्ठा कहा गया। विद्वान का नाम है जीमर। जीमर ने सभा को ग्राम सभा और समिति को केंद्रीय सभा कहा। लुडविन ने सभा को उच्च सदन अर्थात राज्यसभा कह सकते हैं, और समिति को निम्न सदन अर्थात लोकसभा कह सकते हैं। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक लाइन और नोट कर लेना,
सभा के सदस्यों को सुजान कहा जाता था। सुजान। सभा के सदस्य होते थे, उन सदस्यों को क्या कहा जाता था? सुजान। इसके बाद है दोस्तों समिति। तो हमने विदत की चर्चा कर ली है, सभा की चर्चा कर ली है, इसके बाद है समिति। देखिए समिति जैसा कि आपको पता है ऋग्वेद में इसका उल्लेख 9 बार हुआ है। ऋग्वेद में उल्लेख 9 बार। समिति का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख हुआ है और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। अध्यक्ष। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान। इसी प्रकार यह राजा का चुनाव करती थी। यह साधारण लोगों की संस्था थी। राजा का चुनाव समिति के द्वारा किया जाता था और ये साधारण लोगों की संस्था थी। इसी प्रकार राजा समिति के समक्ष उपस्थित होता था और यहाँ राजकीय मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। यहाँ राजकीय मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। दोस्तों ये है समिति और समिति का ऋग्वेद में कुल कितनी बार उल्लेख हुआ है? 9 बार। इसके अध्यक्ष को क्या कहा गया? ईशान। ये राजा का चुनाव करते थे। आपको याद रखना है राजा का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था? समिति के द्वारा। ये साधारण लोगों की संस्था थी। राजा समिति के समक्ष उपस्थित होता था और यहाँ राजकीय मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। राजकीय मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। इसी प्रकार इसमें एक और पार्ट रहा है, वो है राजा के प्रमुख सहयोगी या अधिकारी कौन कौन होते थे? राजा के सहयोगी अथवा अधिकारी। यहीं पे क्लियर कर लेते हैं अपन। राजा के सहयोगी अथवा प्रमुख अधिकारी, यानी प्रशासन में राजा को सहयोग करने वाले कौन कौन होते थे? देखिए सबसे पहले हम बात करें पुरोहित। पुरोहित ये राजा का प्रमुख मित्र, प्रमुख पथ प्रदर्शक होता था और युद्ध में राजा के विजय की कामना करता था। राजा का प्रमुख मित्र होता था। राजा का मित्र, प्रमुख पथ प्रदर्शक। इसी प्रकार राजा को न्याय में मदद करता था तथा युद्ध में राजा के विजय की कामना करता था। युद्ध में राजा विजयी हो इसके लिए कामना करता था। हमने दासराग युद्ध के बारे में पढ़ा था। विश्वामित्र वशिष्ठ आपने अध्ययन किया होगा। हमने ऋग्वेद में उसके बारे में डिटेल से चर्चा कर ली थी। तो राजा का मित्र, प्रमुख पथ प्रदर्शक, राजा को न्याय में मदद करता था और युद्ध में राजा के विजय की कामना करता था। एक तो ये सहयोगी अथवा अधिकारी होता था। इसके पश्चात हम इसे मुख्य
सलाहकार भी कह सकते हैं, मुख्य सलाहकार, मुख्य सलाहकार। इसके बाद है सेनानी। इसके बाद है दोस्तों सेनानी। देखिए सेना का नेतृत्व करता था। यद्यपि इस समय का मतलब ऋग्वैदिक काल में स्थायी सेना नहीं थी, सेना नहीं थी, कबीलाई सेना हुआ करती थी और कबीलाई सेना को मिलिशिया कहा जाता था। कबीलाई सेना होती थी, कबीलाई सेना को मिलिशिया कहा जाता था। तो इस समय कोई नियमित सेना नहीं हुआ करती थी, स्थायी सेना नहीं होती थी, कबीलों की सेना होती थी जिसे क्या कहा जाता था, मिलिशिया। इसके पश्चात एक है स्पस। ये होते थे गुप्तचर। गुप्तचर को क्या कहा जाता था, स्पस। पुरप, पुरप, दुर्गपाल, यानी दुर्ग की रक्षा करने वालों को क्या कहा जाता था, पुरप। इसी प्रकार एक अधिकारी है वज्रपति। एक अधिकारी है जिसका नाम है वज्रपति। ये चारागाह का अधिकारी होता था। वज्रपति कौन होता था, चारागाह का अधिकारी। इसी प्रकार ग्रामणी विस्पति, ग्रामणी विस्पति भी इसके नियंत्रण में कार्य करते थे। अपन नोट कर सकते हैं यहाँ ग्रामणी विस्पति, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो समिति ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख हुआ है। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा गया है। ये राजा का चुनाव करती थी। ये राजा के सहयोगी या कुछ अधिकारी है, जिसमें पुरोहित ये राजा का प्रमुख पथ प्रदर्शक या मुख्य सलाहकार होता था। सेनानी, स्पस, पुरप, वज्रपति, ग्रामणी और विस्पति। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।